हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूजीसी नेट इंग्लिश मैराथन क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक से जो लिटरेचर को सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं बल्कि पावरफुल भी बना देता है, और वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। कभी सोचा है राइटर्स सिंपल लाइन को अनफॉरगेटेबल कैसे बना देते हैं? कभी सोचा है आपने कि राइटर सिंपल लाइन को भी अनफॉरगेटेबल यानी कि ना भूलने लायक बना देते हैं? कैसे बना देते हैं वो? वाई शेक्सपियर्स लाइन्स स्टिल साउंड्स मैजिकल? क्यों शेक्सपियर की लाइन्स आज भी मैजिकल लगती है हम सबको? क्यों लगती है? वाई पोइट्स डायरेक्टली सिंपल बात नहीं बोलते? क्यों पोइट हमें सिंपल भाषा में नहीं बोलते, सिंपल भाषा में नहीं समझाते? क्यों डायरेक्ट वो सिंपल क्यों नहीं बोलते? आप लोग पोयम पढ़ते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि पोयम कभी भी सिंपल भाषा में नहीं होती, बिकॉज लिटरेचर सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, लिटरेचर इमेजिनेशन क्रिएट करता है, और इसी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। आज के मैराथन में हम कवर करेंगे सिमली, मेटाफर, हाइपरबली, ऑलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फिगर्स जो यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आपने आज का सेशन प्रॉपरली देख लिया तो एग्ज़ाम में फिगर्स ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चंस देखते ही आंसर क्लिक हो जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिमली से। सिमली लिटरेचर का एक बहुत बेसिक बट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बार सिमली और मेटाफर में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूजन परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। सो इमेजिन करिए, अगर मैं कहूँ शी इज़ अ ब्यूटीफुल एज अ रोज़, तो यहाँ मैं डायरेक्टली ये नहीं कह रही हूँ कि वो रोज़ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं डायरेक्टली उसे कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रही हूँ यूजिंग द वर्ड एज, यानी कि वो एज वर्ड यूज़ करके कंपेयर कर रही हूँ। डायरेक्ट उसे ये नहीं कह रही कि तुम रोज़ की तरह हो, ठीक है, यहाँ पे मैं एज यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह अगर मैं कहूँ ही रन्स लाइक अ चीता, कि वह चीते की तरह दौड़ता है, तो यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है यूजिंग द वर्ड लाइक यूज़ करके, ठीक है। जिस तरह से रोज़ में एज यूज़ करके हो रहा है, तो यहाँ पर लाइक यूज़ करके हो रहा है। और जब कंपैरिजन वर्ड्स जैसे लाइक या एज यूज़ होते हैं, तब हम उसे कहते हैं सिमली, ठीक है। डेफिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझते तो सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज, ठीक है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ दो डिफरेंट चीज़ें कंपेयर की जाती हैं, जैसे लाइक और एज यूज़ करके, ठीक है। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में अगर समझेंगे तो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपैरिजन तो दोनों में होता है, सिमली और मेटाफर दोनों में, ठीक है, बट सिमली ऑलवेज यूजेस कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक और एज, ठीक है। ये पॉइंट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दोनों तो सिमिलर लगते हैं, मेटाफर और सिमली, लेकिन सिमली ऑलवेज यूज़ करता है लाइक और एज को, लाइक LIKE, लाइक और एज को यूज़ करता है, यूज़ करके ही पोएट इससे पोइट्री बनाता है। और ये पॉइंट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी, हर फेसेस शाइन्स लाइक द मून, यानी कि लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी, यानी कि ज़िंदगी एक जर्नी की तरह है। और हर फेस शाइन्स लाइक द मून, उसका फेस चांद की तरह चमकता है। तो इन दोनों में लाइक यूज़ हुआ है, एक में जर्नी को लाइफ से कनेक्ट करने के लिए,
कंपेयर करने के लिए, और एक को फेस को मून से कनेक्ट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए लाइक का यूज़ हुआ है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द बेबी वॉज एज सॉफ्ट एज कॉटन। द बेबी वॉज एज सॉफ्ट एज कॉटन, ये एज का एग्जाम्पल है, यानी कि यहाँ पर एज यूज़ जो हुआ है वो सिमली है, सिमली के लिए यूज़ हुआ है। यानी कि बेबी का जो बेबी वॉज सॉफ्ट, बेबी इस तरह सॉफ्ट था जैसे कॉटन, जैसे एक रुई होती है ना, वैसे सॉफ्ट है बेबी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स सिमली के हैं बिकॉज कंपैरिजन क्लियरली विजिबल है। यूजीसी नेट में कई बार डायरेक्ट एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछा जाता है आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आपको बस एक चीज़ चेक करनी है, क्या सेंटेंस में लाइक या एज के थ्रू कंपैरिजन हो रहा है, यही हमें चेक करना है। ठीक है, एग्ज़ाम में कि क्या सेंटेंस में लाइक और एज के थ्रू कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट करती हूँ कि हमें एग्ज़ाम में कैसे पहचानना है, कैसे चूज़ करना होगा कि ये सिमली है या मेटाफर है। तो एग्ज़ाम में हमें देखना है क्या सेंटेंस में लाइक या एज के थ्रू कंपैरिजन हो रहा है। अगर हाँ तो मोस्टली आंसर सिमली होगा। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पोएट सिमली का यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज सिमली इमेजिनेशन को विविध बनाता है, सिमली इमेजिनेशन को विविध बनाता है, रीडर के माइंड में क्लियर पिक्चर क्रिएट होती है। सिमली इमेजिनेशन को विविध बनाता है, रीडर के माइंड में क्लियर पिक्चर क्रिएट होती है। सिंपल सेंटेंस बोरिंग लग सकता है, लेकिन सिमली उसे पोएटिक और एक्सप्रेसिव बना देता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा सेंटेंस सिंपल होगा तो वो बोरिंग लगेगा, अगर हम उसमें सिमली यूज़ करते हैं तो वो पोएटिक और एक्सप्रेसिव बन जाएगा, यानी कि वो पढ़ने में और ज़्यादा उसमें मज़ा आने लगेगा। तो वो यही कहना चाह रहा है सिमली। बेसिकली सारे फिगर्स ऑफ स्पीच जब यूज़ होते हैं सेंटेंस में तो वो एक्सप्रेसिव बन जाते हैं और पोएटिक थोड़ा बन जाते हैं, इसलिए पोएट इसे यूज़ करते थे। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द क्लासरूम वॉज नॉइजी, यानी कि क्लासरूम में बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था। ये सिंपल स्टेटमेंट है। बट अगर मैं कहूँ द क्लासरूम वॉज एज नॉइजी एज द फिश मार्केट, अब इंस्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग इमेज माइंड में क्रिएट हो जाता है। यही पावर है सिमली की। ठीक है, आपने देखा ना कि एक सिंपल सेंटेंस कितना सिंपल और बोरिंग लग रहा है। द क्लासरूम वॉज नॉइजी, दैट्स एकदम सिंपल। बट अगर हम उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि सिमली का लाइक लगा देते हैं या एज लगा देते हैं, तो वो कितना खूबसूरत सेंटेंस बन जाता है। जैसे द क्लासरूम वॉज एज नॉइजी एज अ फिश मार्केट, अब इंस्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग इमेज माइंड में क्रिएट हो जाती है। यही पावर है सिमली की, फिगर्स ऑफ स्पीच की, यानी सिमली यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच की। तो अब हम प्रैक्टिस भी करेंगे, PYQ पैटर्न भी देखेंगे और साथ ही सिमली और मेटाफर का डिफरेंस भी क्लियर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में कभी कन्फ्यूज़न ना हो। अभी तक हमने सिमली पढ़ा जहाँ कंपैरिजन ओपनली होता है, यूजिंग वर्ड्स लाइक एज और एज, यानी कि वर्ड्स लाइक और एज यूज़ करके। ठीक है, ओपनली यूज़ करके लाइक और एज को। लेकिन अब जो फिगर्स ऑफ स्पीच हम पढ़ने वाले हैं ना, वो लिटरेचर को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है और उसका नाम है मेटाफर। मेटाफर सिर्फ कंपैरिजन नहीं करता, मेटाफर इमेजिनेशन को रियलिटी बना देता है। सिंपली में हम कहते हैं ही फाइट्स लाइक अ लॉयन, ही फाइट्स लाइक अ लॉयन। इसमें लाइक के यूज़ करके हम इस सेंटेंस को पावरफुल बना देते हैं। ठीक है, लेकिन मेटाफर में राइटर डायरेक्टली कह देता है ही इज़ अ लॉयन। ठीक है, यही फ़र्क है दोनों में। लेकिन मेटाफर में राइटर डायरेक्टली कह देता है ही इज़ अ लॉयन, वह एक शेर है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। मेटाफर कंपैरिजन को डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग बना देता है, इसलिए पोएट्री में इमोशंस ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगते हैं। आपने डेली लाइफ में भी अननोइंगली मेटाफर्स बहुत यूज़ किए होंगे,
जैसे टाइम इज़ मनी, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। ये इसमें हमने यूज़ नहीं किया लाइक और एज और लाइक को यूज़ नहीं किया, इसमें हमने डायरेक्ट कंपेयर किया है, इसलिए ये भी पावरफुल वर्ड्स लग रहे हैं। अब लॉजिकली देखते हैं तो वर्ल्ड एक्चुअली स्टेज नहीं है, वर्ल्ड एक्चुअली स्टेज नहीं है, लेकिन राइटर वर्ल्ड को स्टेज से कंपेयर कर रहा है डायरेक्टली विदाउट यूजिंग लाइक और एज, यानी कि वर्ल्ड को कंपेयर भी कर रहा है, उसमें लाइक और एज का यूज़ भी नहीं कर रहा है, और इसी वजह से ये मेटाफर बन जाता है। सिंपल डेफिनेशन समझो, मेटाफर इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच वन थिंग इज डायरेक्टली कॉल्ड अनदर थिंग टू शो कंपैरिजन, यानी एक चीज़ दूसरे चीज़ से कंपैरिजन वो डायरेक्ट कर रही है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम ट्रिक याद रखना, अगर कंपैरिजन हो रहा है बट लाइक या एज नहीं है तो आंसर मोस्टली मेटाफर होगा। और ऑनेस्टली लिटरेचर की सबसे ब्यूटीफुल लाइंस अक्सर मेटाफर ही होती है। वाई? बिकॉज मेटाफर इमोशंस को डीपर बना देता है। रीडर सिर्फ लाइन को रीड नहीं करता, फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, हर वॉइस इज़ म्यूजिक टू माई ईयर्स, हर वॉइस इज़ म्यूजिक टू माई ईयर्स। इसका मतलब होता है उसकी आवाज़ म्यूज़िक की तरह मेरे कानों में पड़ती है। हर वॉइस इज़ म्यूज़िक टू माई ईयर्स, उसकी आवाज़ मेरे कानों में म्यूज़िक की तरह पड़ती है। यहाँ वॉइस एक्चुअली म्यूज़िक नहीं है, बट उसकी स्वीटनेस को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। सिर्फ उसकी स्वीटनेस को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्ट कंपेयर किया गया है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, द क्लासरूम वॉज अ जू। अब क्लासरूम लिटरली जू नहीं है, बट राइटर क्योस और नॉइज़ को स्ट्रांगली शो कर रहा है ना। क्लासरूम तो जू नहीं होता ना, लेकिन वहाँ जो क्योस हो रहा है, वहाँ जो हल्ला हो रहा है, नॉइज़ हो रहा है, वहाँ जो क्योस मचा हुआ है उसे स्ट्रांगली शो कर रहा है। जू बोलने से, जू लगा देने से वो एकदम स्ट्रांगली शो कर रहा है। इसीलिए मेटाफर को पावरफुल फिगर्स ऑफ स्पीच माना जाता है। और यूजीसी नेट में सिमली और मेटाफर का डिफरेंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, यानी एक साथ दोनों को मिलाकर पूछा जाएगा, और हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो जाएं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको इतना अच्छे से क्लियर किया है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, मेरी वीडियो को बार बार सुनिएगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले स्क्रीन पे मेंशन है, लेकिन आपको मेरी वॉइस से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज हम इतने एग्जाम्पल्स करेंगे कि आप एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज ही नहीं होंगे। ठीक है, अब तक हमने देखा कि राइटर्स कंपैरिजन कैसे यूज़ करते हैं सिमली और मेटाफर के थ्रू, लेकिन अब जो फिगर्स ऑफ स्पीच हम पढ़ने वाले हैं उस पर राइटर एक अजीब सी मैजिक ट्रिक करता है। अब जो हम फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं ना, उसमें राइटर एक अजीब सी मैजिक ट्रिक करता है, वो नॉन लिविंग थिंग को भी इंसान बना देता है। यही ट्रिक है कि वो नॉन लिविंग थिंग को भी इंसान बना देता है। वो कैसे? चलिए देखते हैं। हवा को बोलने लगता है, चांद को मुस्कुराने लगता है, रात को रोती हुई दिखाता है। यानी कि हवा भी कोई बोल सकता है। आपने कभी हवा को बोलते सुना है? चांद को मुस्कुराते हुए देखा है? रात को रोते हुए कभी देखा है? तो राइटर के थ्रू आप ये सब देख सकते हैं। तो राइटर यहाँ पे किस तरह से बात कर रहा है ये आप देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज़ करके कर रहा है, और इसी मैजिकल टेक्निक को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जी हाँ, ये फिगर्स ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन लिटरेचर को इमोशनल और अलाइव बना देता है। अगर पोएट सिंपली लिखे द विंड वॉज ब्लोइंग तो सेंटेंस नॉर्मल लगेगा, लेकिन अगर पोएट लिखे द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, अब सडनली विंड एक ह्यूमन एक्शन कर रही है, विस्परिंग,
और लाइन ज़्यादा ब्यूटीफुल और इमेजिनेटिव लगने लगती है। तो है ना फ्रेंड्स ये पोएट्री। तो कैसे पोएट किस तरह से यूज़ करता है अपनी पोएट्री को फिगर्स ऑफ स्पीच में, ये आप लोग देख रहे हैं ना। सिंपल डेफिनेशन: personification is a figure of speech in which human qualities are given to non-living things, animals or abstract ideas। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? नॉन ह्यूमन चीज़ ह्यूमन एक्शन करेगी। जिस तरह से इसके डेफिनेशन हमें कह रहे हैं कि personification is a figures of speech in which human qualities are given to non-living things, animals और abstract ideas। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? नॉन ह्यूमन, जो ह्यूमन नहीं है वो चीज़ ह्यूमन एक्शन करेगी, नॉन ह्यूमन चीज़ एक्शन करेगी। जैसे द मून स्माइल्ड एट अस, जैसे कि मून हम पर स्माइल कर रहा होगा। मून स्माइल नहीं कर सकता लिटरली, स्माइल एक ह्यूमन क्वालिटी है, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? और पोएट्स इस फिगर को इतना यूज़ क्यों करते हैं? पोएट इस फिगर को इतना यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज इट क्रिएट्स इमोशंस, क्योंकि ये इमोशंस क्रिएट करता है। रीडर को नेचर भी लिविंग फील होने लगता है, यानी कि पढ़ने वालों को नेचर भी लिविंग की तरह फील होने लगता है, यानी कि जैसे हम लोग रहते हैं, लिविंग थिंग्स। पोइट्री ज़्यादा ड्रामेटिक और एक्सप्रेसिव बन जाती है, इसलिए रीडर को इसको पढ़ने में मज़ा आने लगता है। कुछ फेमस एग्जाम्पल्स देखो: अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट द डोर, द फ्लावर्स डांस इन द विंड, टाइम फ्लाइज। ये सब आप लोगों ने एग्जाम्पल्स बहुत सुने होंगे, देखे होंगे एग्ज़ाम्स में। ये लाइन सिंपल नहीं लगती, इनमें इमेजिनेशन है, मूवमेंट है, इमोशन है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो। और इसी वजह से पर्सोनिफिकेशन एग्ज़ाम में भी फेवरेट टॉपिक है। यूजीसी नेट में कई बार डायरेक्ट लाइन देकर पूछते हैं। यूजीसी नेट में कई बार डायरेक्ट लाइन देकर पूछते हैं, आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच। तो बस एक क्वेश्चन पूछना है खुद से, क्या कोई नॉन लिविंग थिंग ह्यूमन एक्शन कर रही है? अगर आंसर यस है तो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा पर्सोनिफिकेशन। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन में कोई ह्यूमन एक्शन हो रही है नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा, तो आपको ये चुनने में आसानी होगी ऑप्शंस को कि ये पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, ऑप्शन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे कि ये पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग थिंग ह्यूमन एक्शन नहीं कर सकता है। अगर वो सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो वो पर्सोनिफिकेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अब जो फिगर्स ऑफ स्पीच हम पढ़ने वाले हैं ना, वो राइटर्स का फेवरेट वेपन होता है। ठीक है, इमोशंस को एक्स्ट्रा पावरफुल बनाने के लिए, और इसका नाम है हाइपरबली। कभी आपने किसी को बोलते हुए सुना है, मैंने तुम्हें 1000 बार कॉल किया, या मैं इतना थक गया हूँ कि अभी गिर जाऊँगा। अब ऑब्वियसली किसी ने लिटरली 1000 बार कॉल नहीं किया होता है, ठीक है, वो सिर्फ कहने के लिए होता है। ये होता है एग्जैजरेशन, ये एग्जैजरेशन होता है फ्रेंड्स, यानी बात को रियलिटी से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक है, यही होता है एग्जैजरेशन। बात थोड़ी सी होती है और उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये कहलाता है एग्जैजरेशन। और लिटरेचर में इसी एग्जैजरेशन को कहते हैं हाइपरबली। ठीक है, हाइपरबली का मेन पर्पस क्या होता है? इमोशन को स्ट्रॉन्ग बनाना, रिएक्शन क्रिएट करना और रीडर के माइंड में इम्पैक्ट छोड़ना। सिंपल डेफिनेशन समझो, हाइपरबली इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच स्टेटमेंट्स आर एग्जैजरेटेड फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, हाइपरबली को लिटरली ट्रू नहीं लाना होता।
मतलब लिटरली ट्रू नहीं लेना होता। मतलब हाइपरबली को हम लोग सच नहीं ले सकते लिटरली, ठीक है। राइटर इंटेंशनली ओवर स्टेटमेंट करता है ताकि फीलिंग ज़्यादा पावरफुल लगे। वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर इसलिए बोलता है क्योंकि फीलिंग्स ज़्यादा पावरफुल लगे, और कुछ नहीं। इसे हमें लिटरली इतना नहीं लेना होता, ट्रू नहीं लेना होता, यानी सच नहीं लेना होता। इसमें राइटर की इंटेंशन क्या होती है कि वो उसका पोइट्री ज़्यादा पावरफुल लगे, ठीक है। उसका ओवर स्टेटमेंट ज़्यादा फीलिंग क्रिएट करे, पावरफुल लगे, पावरफुल क्रिएट करे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक घोड़े को खा सकता हूँ। अब कोई एक्चुअली हॉर्स नहीं खाने वाला, बस हंगर को एग्जैजरेट किया गया है, यानी कि इतना एग्जैजरेट किया गया है कि भूख ज़्यादा लगी है, ये कहने का मतलब है। एक और एग्जाम्पल, हर स्माइल वॉज ब्राइटर दैन द सन, यानी कि उसकी स्माइल ब्राइट करती है सन से भी ज़्यादा। ये भी एग्जैजरेशन है, बिकॉज बिकॉज स्माइल लिटरली सन से ब्राइटर नहीं हो सकती, ठीक है। और डेली लाइफ में भी हम हाइपरबली बहुत यूज़ करते हैं विदाउट रियलाइजिंग इट। आप भी करते होंगे फ्रेंड्स। आप लोग सोचिए कि आप लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं और लेकिन हमें इसका रियलाइजेशन नहीं होता। जैसे दिस बैग वेट्स अ टन, जैसे दिस बैग वेट्स अ टन, यानी कि ये बैग इतना भारी है, 1 टन के बराबर। आई वेटेड फॉर एवर, मैंने हमेशा इसे वेटेड किया। ही क्राइज अ रिवर, इतना रोया। ही क्राइज अ रिवर, यानी कि वो इतना रोया कि नदी बन गई। ये सारी लाइंस इमोशंस को ड्रामेटिक बनाती हैं, ठीक है। और इसी वजह से पोइट्री और स्पीचेस में हाइपरबली का यूज़ बहुत कॉमन है। ये पोइट्री और स्पीचेस को ज़्यादा ड्रामेटिक बनाती है, इसलिए इसका यूज़ कॉमन है। पोएट हाइपरबली यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज नॉर्मल सेंटेंस उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता, लेकिन एग्जैजरेशन इंस्टेंटली अट्रैक्शन ग्रैब करता है। एग्जैजरेशन इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करता है, यानी कि तुरंत इंसान अटेंशन ले लेता है सुनने के बाद। रीडर को इमोशन स्ट्रांगली फील होता है, यानी पढ़ने वाले को इमोशन ज़्यादा आता है, ठीक है। उसे फील होता है कि हाँ इसमें बातों में दम है, ठीक है। यूजीसी नेट में हाइपरबली से डायरेक्ट एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम ट्रिक क्या है? अगर सेंटेंस रियलिटी से इम्पॉसिबल या ओवर एग्जैजरेटेड लगे तो आंसर मोस्टली हाइपरबली होगा, ठीक है। और एक बात याद रखो, हाइपरबली का पर्पस झूठ बोलना नहीं होता, बल्कि इमोशन को अनफॉरगेटेबल बनाना होता है। यानी कि इमोशन इतना ज़्यादा कर देना है, इतना ज़्यादा बढ़ा देना है कि वो कोई भूले नहीं, वो सेंटेंस, वो बात, वो इमोशंस कोई भूले ही नहीं, वो याद हो जाए, याद रह जाए, ठीक है। अब तक हमने फिगर्स ऑफ स्पीच में कंपैरिजन, इमेजिनेशन और एग्जैजरेशन देखा, लेकिन अब हम आने वाले हैं एक ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच पर जो सिर्फ मीनिंग से नहीं, साउंड से मैजिक क्रिएट करता है, और उसका नाम है ऑलिट्रेशन। कभी कभी हम सेंटेंस सुनते ही म्यूज़िकल और कैची लगते हैं। कभी कभी हम म्यूज़िक सुनते ही कभी कभी हम सेंटेंस सुनते हैं तो म्यूज़िकल और कैची लगने लगता है ना, जैसे शी सेल्स ऑन द सी शोर, ठीक है। ये थोड़ा कैची लग रहा है सुनने में, यानी शी शेल्स ऑन द सी शोर। ये लाइन इतनी मेमोरेबल क्यों लगती है? बिकॉज सेम साउंड बार बार रिपीट हो रही है, ये तो इसी वजह से ये कैची थोड़ा लगती है, यानी कि ये ज़्यादा पकड़ में आती है, ये जल्दी अट्रैक्शन ग्रैब करती है। और इसी रिपीटेशन की ब्यूटी को कहते हैं ऑलिट्रेशन। ये इसकी ब्यूटी है, इस वजह से ये ऑलिट्रेशन कहलाती है। ऑलिट्रेशन पोइट्री को रिदमिक, म्यूज़िकल और अट्रैक्टिव बना देता है। ऑलिट्रेशन पोइट्री को रिदमिक, म्यूज़िकल और अट्रैक्टिव बना देता है। इसीलिए पोएट और
पोएट और स्पीच राइटर इसका बहुत यूज़ करते हैं, यानी कि पोएट्स और स्पीच राइटर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये अटेंशन ज़्यादा जल्दी ग्रैब करता है रीडर्स का। सिंपल डेफिनेशन समझो। अलिटरेशन इज द फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाई वर्ड्स। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? साउंड रिपीटिशन, स्पेशली स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड। फॉर एग्जाम्पल, पीटर पाइपर पिक्ड अप पिक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। यहाँ बार बार पी साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है, इसीलिए ये ऑलिट्रेशन है। पी कॉन्सोनेंट होता है और हर वर्ड के बाद पी आ रहा है, तो ये पी साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये ऑलिट्रेशन है। एक और एग्जाम्पल देख लो, वाइल्ड विंड्स विशल्ड अवे द क्लाउड्स। यहाँ डब्लू साउंड जो है वो बार बार यूज हो रहा है। वाइल्ड विंड्स विस्क्ड अवे द क्लाउड्स, यहाँ डब्लू साउंड रिपीटिशन हो रही है। और ऑनेस्टली ऑलिट्रेशन सिर्फ पोइट्री में ही नहीं, एड्स, स्लोगन्स और मूवी डायलॉग्स में भी बहुत यूज़ होता है। वाई? बिकॉज रिपीटेड साउंड्स लाइक को कैची और इजी टू रिमेंबर बना देते हैं। रिपीटेड साउंड जो है ना वो जल्दी याद हो जाते हैं इसलिए, और कैची लगते हैं। जैसे फेमस एग्जाम्पल कोका कोला, डंकिन डोनट्स, मिक्की माउस, ये नेम्स भी ईयर फ्रेंडली लगते हैं बिकॉज ऑफ ऑलिट्रेशन साउंड। पोएट्स ऑलिट्रेशन का यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज इट एड्स म्यूजिक टू लैंग्वेज। पोएट्री सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, फील करने के लिए भी होती है, और ऑलिट्रेशन यूज फीलिंग को और स्मूथ और मेमोरेबल बना देता है। यूजीसी नेट में कई बार डायरेक्ट एग्जाम्पल्स देखकर पूछा जाता है, आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच। तो बस एक चीज़ नोटिस करनी है, क्या नियर बाई वर्ड्स में सेम स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है? अगर हाँ तो आंसर होगा ऑलिट्रेशन। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑलिट्रेशन साउंड पर बेस्ड होता है, सिर्फ स्पेलिंग पर नहीं। ये ट्रिक एग्जाम में कन्फ्यूज़न बचाती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच मैराथन। अगर आज का सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा नेक्स्ट मैराथन किस टॉपिक पर चाहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड रिमेंबर, लिटरेचर रटने का सब्जेक्ट नहीं है, फील करने का सब्जेक्ट है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।